हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी जो आपका एसएससी सीजीएल 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके हम 4 प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम इसका 5वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर है आपका 10 सितंबर 2024 को शिफ्ट 2 में हुआ था। इसके अलावा देखिए, जो भी कमेंट कर रहे हैं कि आपने जो है एसएससी सीएचएसएल के टोटल 15 सेट ही कंप्लीट कराएं, इसके आगे के सेट कंप्लीट कराइए, तो देखिए वो कंप्लीट करेंगे। बट एक बार जो है हमारी ये एसएससी सीजीएल की प्लेलिस्ट चलेगी। हाँ, बीच में कभी कभार टाइम मिलेगा तो मैं इसके जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी इस प्लेलिस्ट को हम कंप्लीट करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा देखिए, सिलेक्शन पोस्ट की भी बाकी पड़ी हुई है, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए, बीच बीच में मेरे को जब भी टाइम मिलता है तो उसकी पीपीटी भी मैं तैयार करता हूँ, और सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, पीपीटी बनाना, तो टाइम लगता है इन चीज़ों में, ठीक है। इसमें देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है सिंपल सी। भाई आप इन दोनों की गुणा कराएंगे तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा है 0.22 आपके पास आएगा। इसमें से घटाएंगे तो 3 बच गया। अब ये 7 से 13 होगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो ये आपके पास 10 बच गया। 10 इसमें से घटाएंगे 11, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आसान सा प्रश्न था। अब इसमें देखिए, अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 रुपए के पेन और नोटबुक खरीदे, तो निम्नांकित आंकड़ों से एक्स का मान आपको बताना है, क्या होगा। ये भी आसान सा प्रश्न है। भाई 10 पेन है, एक्स इनकी 10 रुपए है एक पेन का मूल्य, और एक्स आपके पास इनकी मात्रा है। 20 रुपए एक नोटबुक का मूल्य है, 6 इनकी मात्रा है। तो कुछ नहीं करना था, 10 इंटू में एक्स प्लस का 20 इंटू में 6, और बराबर की साइड कुल मूल्य 180 बताया गया था। तो 10x बराबर आपका यहाँ पर इधर घटाएंगे तो 120, ये आपका 60 आ जाएगा, यानी कि x बराबर ये आपको 6 डायरेक्ट आंसर दिखाई पड़ जाना चाहिए था, ठीक है। हालांकि देखिए, मैंने किया क्या है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। भाई एक पेन का मूल्य 10 रुपये, x हमारे पास मात्रा है, तो 10 इंटू में x कराएंगे, टोटल मूल्य आ गया। 20 हमारे पास एक नोटबुक का मूल्य और 6 नोटबुक है, तो 20 इंटू में 6 कराए, यानी कि यहाँ पर भी टोटल मूल्य आ गया। इन दोनों का हमने ऐड कर दिया तो ये हमारे पास कुल मूल्य आ गया, और कुल मूल्य प्रश्न में 180 रुपये बताया गया था। एक्स का मान कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए, इसको सरल करके बताना है। अब देखिए, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इसमें भी आपको जो है ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाना चाहिए था। 0.58 में से यहाँ पर 0.1 माइनस करेंगे तो आंसर आपका डायरेक्ट आ रहा था, ठीक है। बाकी देखिए, मैं यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ, भाई मेरा काम है समझाना, तो यहाँ पर इसको समझा देते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपके पास a बराबर अगर आप मान लेते हैं 0.58 है, तो यहाँ पर देखिए ऊपर a हमारे पास 3 बार गुणा होगी, यानी कि a का क्यूब बनेगा माइनस के अंदर। यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है 0.1 अगर मैं b को मान लेता हूँ, 0.1 b को मान लेता हूँ, तो इसका अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास 0.001 आपके पास इसका क्यूब बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये b का क्यूब हो जाएगा माइनस में बट्टे के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये a गुणे a यानी कि 2 बार गुणा होगा तो a स्क्वायर आएगा प्लस के अंदर। यहाँ पर ये a गुणे b बनेगा। यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा मतलब आपकी कैलकुलेशन अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी ये दिखाई पड़ेगा। भाई यहाँ पर a गुणे b कराते हैं, यानी कि 0.58 के अगर मैं गुणा कराता हूँ 0.1 से, तब आपके पास यहाँ पर 0.058 बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, तो इसकी जगह आप a गुणे b लिख दीजिए प्लस के अंदर। इसके बाद यहाँ पर देखिए 0.01 लिखा हुआ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, भाई दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 0.01 बनेगा। तो 0.01 की जगह हम b का स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये b का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको लगता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। a माइनस का b हो गया ब्रैकेट के अंदर, a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, बट्टे में लिखा हुआ a स्क्वायर ab प्लस का b स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट इस वाली ब्रैकेट से कट जाएगी, यानी कि a माइनस बी बचा है। a हमने 0.58 को माना था और माइनस b हमने 0.1 को माना था, यही तो करना था, और ये हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया था 0.48, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए आपको 3 भुजाएं बताई गई हैं। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज को एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन आपको बताना था। ये भी आसान सा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं लिखी हुई हैं, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये 3 हो गई, ये 4 हो जाएगी, हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। बोला गया कि 3 सेंटीमीटर भुजा के परितः जो है इसको घुमाया जाता है, यानी कि यहाँ से पकड़कर इसको अगर मैं इस तरह से घुमा दूं तो ये आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है आपके पास एक शंकु बनेगा,
यहाँ तक घुमाकर इसको मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ पर ये शंकु की आकृति आपके पास बनेगी। इसका आयतन आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर त्रिज्या आपके पास कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। हाइट आपके पास 3 हो जाएगी। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पर पाई का आपको मान नहीं रखना, आपको ऑप्शन पहले ही देख लेने चाहिए थे, ठीक है। 1/3 और पाई और आर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। एच आपके पास हाइट 3 है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब में आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए एक पुलिसकर्मी ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर भी उसी समय दौड़ने लगा। चोर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहा है और चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 15 मिनट लगे। तो पुलिसकर्मी की चाल आपको बतानी। देखिए इसकी चाल को अगर मैं x मान लूँ, पुलिसकर्मी की चाल को x मान लिया, तो यहाँ पर चोर की चाल को मैं अगर y मान लूँ, तो चोर की चाल प्रश्न में y बताएगी 15 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर आप जब रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो पुलिसकर्मी की चाल यहाँ पर ज़्यादा होगी, तभी पकड़ पाएगा। तो आप x में से y माइनस करेंगे, y का मान आपको बताएगा 15, तो x माइनस का 15 आपके पास रिलेटिव स्पीड आ गई। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 500 मीटर बताएगी, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का आप इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.5 किलोमीटर में आ जाएगी। टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 15 मिनट का बताया गया, यानी कि 15 मिनट में मिलते हैं, तो ये मिनट में है। 15 मिनट में आप 60 का डिवाइड करेंगे, 1/4 बनेगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25, ये घंटे में आ जाएगा, आवर में, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ अब यहाँ पर है, तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको पता होगा भाई, टाइम इक्वल टू क्या होता है, आप डिस्टेंस में आप रिलेटिव स्पीड का डिवाइड करते हैं। तो बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी भाई, कैलकुलेशन आपको इतनी करनी थी जो मैं अब कर रहा हूँ। भाई यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर टाइम है, तो टाइम आप यहाँ पर रखेंगे 0.25, और यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास कितनी है, ये 0.5 की, और बट्टे के अंदर रिलेटिव स्पीड x माइनस का 15 है। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में यहाँ पर जो है गुणे में 10 आएगा, और यहाँ पर जो है ये आपका आ जाएगा बट्टे में 100। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बार कटेगा, 5 से ये डिवाइड करेंगे, आपका जो है 20 बार कट जाएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 20 बार कट जाएगा, 0 से ये 0 कट गया। अब वज्र गुणा आपको यहाँ पर कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 1 आ गया ऊपर, और यहाँ पर भी 1 आ गया। वज्र गुणा कराएंगे तो यहाँ पर x माइनस का 15 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ पर 1 गुणे 2 यानी कि बराबर 2 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 17। और x हमने पुलिसकर्मी की चाल मानी थी, यही हमें याद करके बतानी थी। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको एक समीकरण बताएगी और दूसरी समीकरण आपको ये बताएगी, तो इसका मान आपको बताना है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए अगर मैं इस साइन को इधर की साइड भेज दूँ तो इधर की साइड ये बट्टे में आएगा, और 1/sin ए क्या होता है, कोसेक ए होता है। इसको इधर भेज दूँ तो यहाँ पर 1 के बट्टे में आएगा, यानी कि इसके बट्टे में आएगा कोस ए, और 1/cos ए क्या होता है, सेक ए होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर साइन ए बट्टे में आ जाएगा, यानी कि p कोसेक ए हो जाएगा, और ये बराबर की साइड 2q, यहाँ पर बट्टे में आएगा कोस ए, यानी कि ये आपका सेक ए हो जाएगा। तो ये समीकरण आपके पास बनी। तो इसमें देखिए यहाँ पर आपके पास मान क्या आया, p कोसेक ए का मान ये आया, तो इसमें आप p कोसेक ए की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका कितना बन जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 होगा, 4 हो जाएगा। ये q सेक ए इंटू में आ जाएगा, q सेक ए, और इसके माइनस में है यहाँ पर q सेक ए, ठीक है। बराबर की साइड 3 है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें देखिए यहाँ पर आप 4 क्यू सेक ए में से 1 क्यू सेक ए घटाएंगे तो 3 क्यू सेक ए बच जाएंगे, और ये बराबर की साइड 3 है, तो 3 से 3 कट गया, यानी कि बराबर की साइड हमारे पास कितना आया, 1 आया। तो क्यू सेक ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आप क्यू सेक ए की जगह रख दीजिए भाई, 2 गुणे 1 करेंगे, यानी कि बराबर की साइड 2 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस सेक ए को इधर की साइड ले आते हैं तो 1 के बट्टे में आएगा, यानी कि क्यू बराबर 1/सेक ए आएगा, जो कि क्या होता है, कोस ए होता है। इधर की साइड यहाँ पर देखें तो ये कोसेक ए इधर की साइड भेजे तो 2 के बट्टे में आएगा, यानी कि 1/कोसेक ए क्या होता है, साइन ए होता है, यानी कि p बराबर ये 2 है, तो यहाँ पर 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो p और q की वैल्यू आपके पास आ चुके हैं। अब आपसे जो पूछा गया वो आप कैलकुलेट कर लीजिए भाई, p का स्क्वायर प्लस का 4q स्क्वायर, यानी कि p का स्क्वायर आप यहाँ पर करेंगे तो ये आपका 4 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और प्लस में ये 4 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कोस स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। अब 4 आपको कॉमन दिखाई पड़ रहा है। देखिए इतना कुछ करना नहीं पड़ता, इतना लिखना नहीं पड़ता,
आप डायरेक्ट ये दिमाग में सोच सकते हैं भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, यानी कि 4 गुणे 1 करेंगे बराबर 4, आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए इस प्रश्न को कई मेथड से कर सकते हैं, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, बट देखिए ए का मान जो है वो आपको 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री नहीं लेना है, क्योंकि फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कोसेक ए का मान क्या होता है, कोसेक ए का मान जो है साइन 0 आपके पास यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, इसका कोसेक ए का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा 0 डिग्री पर, इसका मान 90 डिग्री पर अनंत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ए का मान जो है 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं रखना, बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा, वैल्यू पुटिंग से भी ये बन जाएगा। ठीक है, बाकी और भी मेथड से यहाँ पर ये बन सकता है, मैंने ये एक मेथड बता दिया, इसका आसान सा मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये कोट थीटा बराबर आपके पास 4/3 है, तो इसका मान बताना है। अब यहाँ पर चाहते तो आप त्रिकोणमितीय अनुपात कैलकुलेट करके भी सोल्व कर सकते थे, बट उसमें टाइम लगता। यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला पता है, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पर ये 1 + कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पूरा इसके बट्टे में लिखा हुआ है, ये कोसेक की पावर 3 थीटा, ये यहाँ पर जो है कोसेक क्यूब थीटा जो है बट्टे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 पावर ये कट जाएंगे, 1 पावर बच जाएगी, क्या बचा हमारे पास, ऊपर सेक थीटा बचा, बट्टे में कोसेक थीटा बचा। सेक थीटा क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है, और बट्टे में कोसेक थीटा बचा, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा। अब साइन थीटा बट्टे के बट्टे में ऊपर चला जाएगा गुणा में, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा बट्टे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। हमें कोट थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हमारे पास जो है टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर ए का बी के साथ अनुपात बताया गया, बी का सी के साथ, तो ए बी और सी का एक साथ अनुपात बताना है। इसमें देखिए 2 से डिवाइड है, यानी कि 3:4 आपके पास बनेगा, और यहाँ पर देखिए b दोनों में कॉमन है, तो b को बराबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 और 5 का यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, और 20 देखिए आपको ए के ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 20 जो है आपको ए की ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए दोनों वर्षों के लिए शाखा B6 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। बाकी इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब इसमें देखिए B6 का आपको देखना है, यानी कि इनका टोटल करेंगे 70 + 80, ये आपका 150 हो जाएगा, और B3 का आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे आपका जो है 110 + 95 करेंगे 205 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 150 जो है 205 का कितना % है, 205 का कितना % है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। यानी कि 5 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे आपका 41 आ जाएगा। ठीक है, तो 3000 के अंदर आपको 41 का डिवाइड करना था। अब देखिए यहाँ पर 8 बार भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 8 चौके 32 ज़्यादा चला जाएगा, तो भाग यहाँ पर 7 चौके 28 या 287 होगा, यानी कि यहाँ पर 7 बार चला जाएगा। 287 घटाया तो यहाँ पर 13 आपके पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, 0 उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 त्रिक बार 3 बार चला जाएगा, इसमें 3 बार जैसे भागे आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए पाइप L एक पुल को 30 घंटे में और पाइप M इसे 45 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ एक खाली पुल में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। भाई टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा, A अगर x दिन में काम करता है और B y दिन में काम करता है, तो x y/x + y करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें देखिए x आपके पास ये रहा, y आपके पास ये रहा, उसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 30 × में 45 करेंगे, बटे में इन दोनों को ऐड करेंगे 75 आ जाएगा। ठीक है, 15 से यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 5 से डिवाइड करेंगे आपका 6 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये भी आपका आसान सा प्रश्न है, 7 का स्क्वायर माइनस का 2 करेंगे, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, बट यहाँ पर देखिए उसमें मैंने आपको क्या बताया था, उसमें बताया था कि a + 1/a बराबर अगर p है तो a² + 1/a² बराबर कैलकुलेट करते हैं तो p² - 2 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाई पड़ रहा है आपको, लेकिन लिखा हुआ ये सेम ही चीज़ है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। यहाँ पर देखिए अगर आप यहाँ पर a बराबर यहाँ पर जो है a बराबर आप √x मान लें, ठीक है, तो यहाँ पर आप √x की जगह a रख सकते हैं, यानी कि ये आपका a+ का 1/a बराबर 7 बन जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ए स्क्वायर बराबर ये रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स आ जाएगा, यानी कि एक्स की जगह हम ए स्क्वायर रख सकते हैं। यानी कि इसकी जगह अगर मैं यहाँ पर रखूं ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर, ये आपको ज्ञात करना है। अब आप देख सकते हैं भाई पिछले पार्ट में हमने जो बनाया था प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न ये बन चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर ये हमारे पास p है तो ये हम कैलकुलेट करते हैं p स्क्वायर माइनस 2 करके। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 कर दीजिए, यानी कि 47 आपके प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है तो ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ जाता है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर माइनस 2 करना होता है, ठीक है। बाकी आप बोथ साइड स्क्वायर करते तो उसमें भी आपके पास आंसर आ जाता। इसमें देखिए यहाँ पर 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट आपको बताएंगे। देखिए फॉर्मूले हम कैसे क्यों याद करते हैं, फॉर्मूले याद इसलिए करते हैं कि एग्जाम में टाइम ना लगे। भाई दोनों साइड आप स्क्वायर करके कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। इसमें देखिए यहाँ पर 40% और 30% की 2 क्रमिक छूट है, इनका सक्सेसिव कैलकुलेट करना है। तो पिछले पार्ट में ये कैलकुलेशन भी हमने की थी। भाई 40 प्लस का 30 माइनस करेंगे, 40 गुणे 30 और बटे 100 करेंगे तो ये आपका 70 माइनस का 12 आएगा, यानी कि 58% आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 ट्रायंगल आपको बताए गए समान है, साथ ही यहाँ पर ये देखिए जो सिंबल यहाँ पर दिया गया है ये एंगल का दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ के अंदर ये सिंबल जो है इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है ये। बाकी यहाँ पर आगे जैसे जैसे आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर भी ये सिंबल आपको दिखाई पड़े आप समझ लेना ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। इसमें एंगल ई जो है एच के बराबर बताया गया, एफ आई के बराबर है। तो यहाँ पर ये आपके पास ये 3 गुणा ई एफ का 3 गुणा बराबर है एच आई के। तो एफ जी बराबर 9 सेंटीमीटर, तो आई जे का मान बताना है। देखिए जब भी हमारे पास इन 2 ट्रायंगल के अंदर 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें ई एफ अपॉन एच आई बराबर, तो ये आपका 1/3 आएगा, यानी कि 1:3 आपके पास इनकी भुजाओं का अनुपात होगा। तो इनकी सभी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो आपके पास 1:3 बनेगा। तो इसमें देखिए एफ जी दिया गया और आई जे दिया गया, तो हम एफ जी और आई जी के बीच रिलेशन ढूंढेंगे। तो एफ जी यहाँ पर देखिए इस पोजीशन पर है और इसमें इस पोजीशन पर यहाँ पर आई जे है, यानी कि इनका अनुपात भी 1:3 बनेगा। तो यहाँ पर एफ जी का जो है वो आई जे के साथ अनुपात जो है वो भी 1:3 ही है। बट प्रश्न में यहाँ पर क्या बताया गया, एफ जी का मान 9 सेंटीमीटर बताया गया, यानी कि 1 बराबर 9 सेंटीमीटर है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणे 9 करेंगे, यानी कि 27 सेंटीमीटर जो है वो आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई। अब उसके वेतन का लाभ प्रतिशत आपको बताना है। तो सक्सेसिव कैलकुलेट कर लीजिए, सक्सेसिव इंक्रीज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 50 गुणे 50 बटे 100 करेंगे तो ये आपका जो है 125% जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर आपको त्रिज्या वाले एक वृत्त में जो है एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई आपको बतानी। देखिए चित्र आप इसमें भी दिमाग में सोच सकते हैं, बट समझाना है तो समझा देते हैं चित्र बनाकर। इसमें देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक वृत्त बताया गया है। अब इसमें आपको एक जीवा बताई गई जो कि केंद्र से यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक जीवा मान ली और ये परपेंडिकुलर हमने जीवा पर खींचा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस बिंदु को अगर मैं केंद्र से मिलाता हूँ तो ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी। अब आपको पता है यहाँ पर ये त्रिज्या जो है प्रश्न में 5√13 सेंटीमीटर बताएगी और इसकी लंबाई जो है केंद्र से लेकर यहाँ पर जीवा तक की दूरी जो है लंबवत दूरी है ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम केंद्र से जीवा पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जीवा 2 बराबर बराबर भागों में बंटती है, आपको पता होगा। तो अब आप इसका मान कैलकुलेट कर लीजिए। समकोण त्रिभुज है तो अंडरूट के अंदर ये आपके पास हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 5√13 का स्क्वायर करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे इस 10 का स्क्वायर। तो ये आपका देखिए 25 इंटू में 13 बनेगा और ये आपका हो जाएगा 25 3 75 हासिल 7, 25 और 7 हो जाएगा 32 और माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर 100। ये आपका अंडरूट के अंदर 225 बनेगा और 225 का वर्गमूल होता है 15, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर 15 है, इतना पार्ट 15 है तो ये वाला पार्ट भी 15 होगा। तो टोटल जीवा की लंबाई आपसे पूछी गई थी, यानी कि ये आपके पास 15 + 15 कितनी हो जाएगी 30। अब इसमें देखिए यहाँ पर विषय B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। तो इंग्लिश वाले भी इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ पर B1 की पुस्तकों की संख्या अगर आप यहाँ पर देखें तो 120 है, ठीक है। बाकी देखिए आपको एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 120 हमारा 3 बार देखने को मिल रहा है, यानी कि 360 तो ये हो गया, प्लस 300 यानी कि 660 आपके पास ये बन गया, बट्टे टोटल हमारे पास 5 डेटा थे तो 5 का हम इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 13 पंचे 65 हो गया, इसके बाद 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी कि इनका अनुपात आपको बताना था। देखिए दोनों डेटा हमारे पास जो है 12 से डिवाइड हैं, यानी कि ये आपके पास 10:11 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे राशि आपको बताई गई 26,160 के ऋण को चुकता करने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। देखिए 4 वार्षिक किस्त हम 100 रुपए की मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 6% की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई गई थी, तो पहले साल तो यहाँ पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर 6% का लगेगा। देखिए 100 का 6% 6 ही होगा, 1 वर्ष के लिए लगेगा तो गुणे में 1, फिर 2 वर्ष के लिए लगेगा तो गुणे में 2, फिर 3 वर्ष के लिए लगेगा तो गुणे में 3। इनको ऐड कर लीजिए, आपका 118 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 112 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 106, और ये आपका 100 ही रहेगा। और यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 436 टोटल बन रहा है। हमें 436 यूनिट की राशि चुकता करनी पड़ेगी, जबकि प्रश्न में बताई गई है 26,160, ठीक है। तो डेटा देख लीजिए यहाँ पर कितना गुणा लिखा हुआ है भाई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप इसमें 6 का गुणा कराते हैं तो ये 2616 आएगा, 6 छंग 36, हासिल 3, 6 त्रिक 18, 3 21, हासिल 2, और 6 चौके 24, 2 26 हो जाएगा। यानी कि डेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में 0 भी, यानी कि 60 गुणा लिखा हुआ है। तो हमने जो वार्षिक किस्त मानी थी वो हमने 100 की मानी थी, यानी कि ये भी 100 ना होकर 60 गुणा हो जाएगी, यानी कि 6000 आपके प्रश्न का जो है करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक था, यानी कि एवरेज यहाँ पर भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको डेटा यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं डेटा ये लिख देता हूँ। यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया है 30 और 40 के बीच में है, यानी कि ये 35 है, ये आपका 50 हो जाएगा, ये 70, और ये 90, और ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 60, इसके बाद ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो इन सभी को हमें अब ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये 100 हो गया, 70 प्लस का 30 ये भी 100 हो जाएगा, और ये 140, यानी कि 200 और 140 340, और ये 35 375 हमारे पास टोटल बना है। टोटल डेटा हमारे पास 7 थे, 7 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, फिर 7 त्रिक का 21 हो जाएगा, यानी कि 53 पॉइंट समथिंग हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो 53 पॉइंट समथिंग हमारे पास कहाँ पर मिलेगा, इसमें देख लेते हैं ग्राफ में। ये आप देख सकते हैं 50 से हल्का सा ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आप देख लीजिए किस किस वर्ष में है भाई, आपको 2010 में दिखाई पड़ रहा है, 2011 में, इसके अलावा 2013 में भी आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो 3 वर्ष हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देख लीजिए यहाँ पर इसको 78 से डिवाइड करके बताना है शेषफल क्या होगा। देखिए जब भी हम 77 को 78 से डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास माइनस का 1 बचता है, पावर में 77 है, यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर 1 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो -1 की पावर अगर विषम होती है तो -1 आता है, यानी कि ये आपका माइनस का 2 आ जाएगा। और नेगेटिव रिमाइंडर में हम कभी भी आंसर नहीं बताते, हम आंसर कैलकुलेट करते तो हमारा जो शेषफल है वो हम डिविजर, यानी कि जो 78 हमें दिया गया उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर माइनस करेंगे, ये 76 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए नेगेटिव रिमाइंडर तो हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए x, y और z के वे मान ज्ञात करें जिससे नीचे दिए गए समीकरणों को संतुष्ट किया जा सके। देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए समीकरण अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि तीनों का सम 12 होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए सम करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 1 माइनस का 3 क्या बराबर 12 बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपका 9 माइनस का 3 क्या 12 बनेगा, नहीं बनेगा। 5 माइनस का 4 प्लस का 3 करेंगे, 1 प्लस का 3 बराबर 12 नहीं बनेगा। 5 4 9 3 12 बन रहा है, बाकी एक ही ऑप्शन बचा था, आप आंसर टिक कर देते, ठीक है। तो एक समीकरण के आधार पर यह प्रश्न आपका हो चुका है। इसमें देखिए यहाँ पर 3 अम्लों A, B और C की सांद्रता आपको बताई गई क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है, ठीक है।
अब इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए ए की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर 20% जो है वो आपको एसिड बताया गया, ठीक है। तो 80% क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। तो एसिड और वाटर का जब रेशियो लिखेंगे तो ये आपका 1:4 बनेगा। इसी तरह से बी में लिखूं तो ये 30% अगर एसिड है तो वाटर आपके पास 70% यानी कि 3:7 रहा होगा। सी की अगर मैं बात करूं तो 40% एसिड है तो वाटर आपका 60% रहा होगा, यानी कि 2:3 आपके पास ये रहा होगा इनका रेशियो, ठीक है। ये रेशियो हमारे पास जैसे ही आ चुके हैं तो हम देख लेते हैं। इसमें देखिए ए हमारा जो है 3 यूनिट लिया गया, बी हमारा 5 यूनिट और सी हमारा ए यूनिट, ठीक है। तो टोटल 5 में से हमने कितना 3 यूनिट ए में से लिया, तो यहाँ पर एसिड हमारा 1 यूनिट था, यानी कि 1 गुणे में आप कर देंगे 3/5। इसी तरह से इसमें एसिड हमारे पास 3 यूनिट है, हमने लिया कितना है 5 यूनिट लिया, टोटल 10 में से यहाँ पर तो 5/10 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ पर एसिड 2 यूनिट है तो यहाँ पर 2 गुणे, यहाँ पर टोटल हमने ए यूनिट लिया है 5 में से, तो a/5 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल एसिड की मात्रा बनेगी, सांद्रता बनेगी, जो कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर टोटल जो आपके पास विलयन प्राप्त होता है उसका 30% के बराबर है। तो यहाँ पर टोटल जो विलयन प्राप्त होता है वो 3 + का 5 + का ए, यानी कि 8 + का ए बनेगा। तो ये आपका 8 + का ए और इसका 30% के बराबर बताया गया, ठीक है। तो इसका 30% कितना हो जाएगा, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, यानी कि इसको मैं डायरेक्ट 3/10 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये 3/10 के बराबर हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बट्टे में 10 बना लेते हैं सभी में, तो इसको 2 से ऊपर और नीचे हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बट्टे में 10 सभी के बनेगा, तो 10 यहाँ पर 1/10 कॉमन ले लिया, यहाँ पर ये काट दिया। अब देखिए 3 दूनी का 6 हो गया, प्लस का 5 3 का 15 हो गया, प्लस ये 4a हो जाएगा, और ये बराबर 8 3 का 24 हो गया, प्लस का ये 3a हो गया। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो यहाँ पर 4a में से 3a घटाएंगे तो ये 1a बच गया, और ये 21 आप इधर 24 में से घटा देंगे तो ये आपका a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यही आपको कैलकुलेट करके बताना था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें देखिए राजमार्ग पर स्थान ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अब एक कार ए से, भाई यहाँ पर 2 स्थान बताए गए ए और बी, एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया, ठीक है। अब एक कार जो है ए से चलना स्टार्ट करती है, जिसकी स्पीड आप यहाँ पर x मान सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरी कार जो है बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यहाँ पर जो है यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक्स और वाई हमने इनकी स्पीड मान ली, तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, यानी कि विपरीत दिशा में अगर ये चलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 12 मिनट में मिलती है। दोनों कारों की चाल आपको बतानी है km/h में। देखिए आसान सा प्रश्न है भाई, यहाँ पर आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे, ये तभी मिल पाएंगे जब यहाँ पर x की स्पीड ज़्यादा होगी, तो आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास x माइनस का y करके कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है। और ये यहाँ पर 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई है कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो यहाँ पर आप 1 से इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप स्पीड इनटू में टाइम करते हैं तो बराबर डिस्टेंस आती है, और डिस्टेंस हमारे पास 20 किलोमीटर की कवर हो रही है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। दूसरी समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, फिर रिलेटिव स्पीड आप देखिए विपरीत दिशा में चल रही है दूसरी कंडीशन में, तो यहाँ पर x प्लस का y करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर टाइम 12 मिनट का लग रहा है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी डिस्टेंस 20 किलोमीटर की कवर हो रही है, 12 से डिवाइड करेंगे 5 आ गया, इधर गुणा कर देंगे, x प्लस का y बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2 समीकरण आपके पास बन चुके हैं। तो आप x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस का 100 कर दीजिए, डिवाइड 2 करेंगे, यानी कि 120/2 करेंगे, 60 आ गया। y बराबर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 80/2 यानी कि 40। तो 60 और 40 आपके पास यहाँ पर दोनों कारों की चाल आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए भाई 2 tan थीटा बराबर 3 बताया गया, तो इसका मान बताना है। भाई यहाँ पर देखिए 2 इधर बट्टे में आ जाएगा, यानी कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, और ये 3/2 आ गया, यानी कि sin थीटा 3 यूनिट है, तो cos थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ऊपर देखिए 3 × 3 करेंगे, माइनस 2 × 2 करेंगे, बट्टे में 3 × 3 करेंगे, और प्लस 2 × 2 करेंगे। तो ये 9 माइनस का 4 किया 5 आ गया, 9 प्लस का 4 किया 13 आ गया, ठीक है। इसमें देखिए यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपको बता दिए 45 डिग्री और 65 डिग्री है, तो तीसरे कोण का बाह्य कोण आपको ज्ञात करके बताना। ये भी आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट इनको ऐड करके बताना था।
लेकिन समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर अगर त्रिभुज के दो कोण आपको बताएगा 45 डिग्री और यहाँ पर ये 65 डिग्री, तो आप ये जो तीसरे कोण का बाह्य कोण अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये इन दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप यहाँ पर 65 प्लस का 45 करते, ये आपका 110 डिग्री आंसर आ जाता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, जिसका एक भाग वह 10% लाभ पर और शेष भाग 40% लाभ पर बेचता है, तो उससे पूरे सौदे में 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 40% लाभ पर बेची गई मात्रा की गणना आपको करके बतानी थी। देखिए इसमें यहाँ पर एलिगेशन लग जाएगा भाई, यहाँ पर ये 10% और यहाँ पर ये 40%, पूरा प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का हो रहा है, तो यहाँ पर 20%। तो आप क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, इनका अनुपात करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ये बेची गई मात्राओं का अनुपात हमारे पास है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 40% लाभ पर बेची गई मात्रा यहाँ पर बतानी थी। टोटल करेंगे तो यहाँ पर 3 यूनिट हो रही है, जबकि प्रश्न में टोटल मात्रा 1000 बताई गई 1 किलो में, तो 3 यूनिट की वैल्यू 1000 किलो, तो यहाँ पर हमें 40% पर बेची गई मात्रा बतानी थी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000/3 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 333 सही 1/3 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर था। मतलब कि आज की शिफ्ट बहुत ही आसान थी, ये शिफ्ट जिसकी भी थी मतलब वो तो मज़े काट रहा होगा, है ना। तो चलिए ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।